नमस्कार साथियों, मैं सुरेश ठाटी। स्वागत है आपका रियल कंपटीशन क्लासेस सुरेश ठाटी ऑफिशियल पर। तो आज का पहली क्लास है हमारी वर्णमाला। इसके आगे क्रमानुसार क्लासें चलती रहेंगी। पहले हमारी क्लास होगी और क्लास के बाद में आए हुए अभी तक के क्वेश्चंस होंगे उसी सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट के साथ साथ उसको थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम हाली टेस्ट लगाएंगे। वो टेस्ट बहुत ही अनमोल होगा। और हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं अभी। तो आज का चैप्टर है व्याकरण। व्याकरण में सबसे पहले वर्णमाला। तो वर्णमाला की हम बात करें तो हम पढ़ेंगे वर्ण, वर्ण के बाद अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, और शब्दों से बना वाक्य, इन पर चर्चा करेंगे। तो वैसे हिंदी हम आम भाषा में सब जानते हैं। हिंदी जानने का मतलब लिखना पढ़ना नहीं होता। हिंदी का खंडन करना ही हिंदी को पहचानना होता है। हिंदी एक भाषा है। भाषा के साथ साथ एक लिपि भी है जो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को परस्पर सर्वदा विचार विनिमय करना पड़ता है, चाहे वो संकेतों के माध्यम से हो, चाहे वो भावों को व्यक्तित करे, और चाहे वो लिखित या फिर बोलकर करे। तो एक भाषा की उसे ज़रूरत पड़ती है, और भाषा को बनाने के लिए व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है, और व्याकरण में कहीं ना कहीं वर्णमाला होती है। तो आज हम बात करेंगे उसी वर्णमाला की जो हिंदी है। तो हिंदी वर्णमाला की बात करेंगे तो हिंदी को हमने तुरंत ऐसे एज ए हिंदी नहीं माना। हमने हिंदी को कहीं से लिया है। धीमे धीमे आज हिंदी प्रकट हुई है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष से व्युत्पन्न है, और भाष धातु से अर्थ ध्वनि प्रकट होती है, जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव एवं मस्तिष्क के विचार बोलकर प्रकट करते हैं, उससे भाषा संज्ञा दी गई है। भाषा ही मनुष्य की पहचान होती है। उसके व्यापक स्वरूप के संबंध में कहा जाए तो एक लाइन है, उस लाइन का अर्थ है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। तो भाषा आदमी को आदमी से सामाजिक बनाती है, और जो सामाजिक होता है वही व्यक्ति है, क्योंकि अरस्तु कह गए हैं सामाजिक इंसान ही प्राणी। सामाजिक जो मानव है वो इंसान है, बाद बाकी जानवरों के समाज नहीं होता। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन आता रहता है, क्योंकि इसी कारण संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृतक, प्राकृतक से अपभ्रंश, अपभ्रंश से सोरसेनी आई। ऐसी आर्य भाषाओं के स्थान पर आज हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी, ऐसी अनेकों भाषाएं प्रचलित हैं जो भारत में अपने राज्य और अपने टेरिटरी के हिसाब से मशहूर हैं। भारत की और जो बात करें तो भारत की राजभाषा हिंदी स्वीकारी गई, न कि राष्ट्रभाषा। हम सबसे पहले बात करेंगे वर्ण विचार की। तो किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन 3 तत्वों की विशेष एवं आवश्यक रूप में चर्चा विवेचना की जाती है, जैसे सबसे पहले वर्ण, उसके बाद वर्ण से बना शब्द, और शब्द बनाते हैं वाक्य, और वाक्य से लिखे जाते हैं महाकाव्य, काव्य, और रचनाएं की जाती हैं। तो हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है, जिसमें 44 तो वर्ण हैं, और उसके बाद में टोटल 52 अक्षर माने जाते हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। लेकिन हम लिखित में पढ़ेंगे तो 44 हैं। लेकिन उसके बाद जैसे हम स्वर व्यंजन की बात करेंगे तो स्वर में भी 2 भाग हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अच्छा, ह्रस्व का मतलब है छोटे, और दीर्घ वाले बड़े स्वर। जो छोटे स्वर हैं, आपको देखो पीडीएफ तो आपको मिल ही रही है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि इस पीडीएफ को बड़ा ही छोटे स्वरूप में, और कहते हैं ना गागर में सागर की तरह इसे बनाया गया है। तो आप एज ए लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसे की ऐसे तरह, और चाहे स्क्रीनशॉट लगाकर इसे सेव कर सकते हैं, चाहे तो यूट्यूब पर वीडियो सेव कर सकते हैं आप। तो जैसे मैंने कहा स्वर 2 प्रकार के हैं। मुझे भी मालूम है, आपको आता होगा, लेकिन आने में और फिर से रिवीजन करने में फ़र्क है। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वो स्वर है जो छोटी सी आवाज़ निकले, जैसे छोटे छोटे स्वर, और दीर्घ स्वर वो है जो लंबी दीर्घ आवाज़ निकले। जैसे मैं कहूँ किसी, जैसे छोटा तो अ करके चुप हो गई, मैं कहूँ छोटी तो ई करके चुप हो गई, मैं कहूँ छोटा ऊ तो छोटा ऊ कह के चुप हो गई। जैसे मैं करूँ आ, तो मैं आ को आधे घंटे तक कह सकता हूँ आ। ऐसे ई है तो ई को मैं घंटों तक बोल सकता हूँ ई। ऐसे लगता है ना जैसे हॉर्न पर हाथ चिपक गया हो। ऐसे ऊ है तो मतलब जो दीर्घ स्वर हैं उनको बोलने में बहुत ज़्यादा हम समय दे सकते हैं। ह्रस्व और दीर्घ में ये अंतर है। अच्छा, हम स्वर की बात करें तो स्वर की इकाई हमारी 11 है, संख्या 11 है, जिसमें आ से लेकर ऋ तक है। आप इसे देख सकते हैं भली बात, आ से लेकर आपको ऋ तक मिल जाएगा स्वर। उसमें भी 2 टाइप हैं, ह्रस्व और दीर्घ, और दोनों को चढ़ मैंने बता दिए। इसके बाद की बात करेंगे हम स्वर की और उनकी मात्राएं।
तो मात्राएं क्या है कि अ की तो कोई मात्रा नहीं होती। अ की क्या है, अ तो सबके साथ में शामिल है। अ का कोई भी मात्रा नहीं है, कोई भी स्वरूप नहीं है। उसके बाद में जो भी स्वर है उनकी सबकी मात्रा कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाग है। उसके बाद में स्वर की बात करें तो हमारे ये स्वर में नहीं आएंगे, अंग और है, ये दोनों अयोग बाहर स्वर है, बाहरी शब्द हैं जो हमने लिए हैं। हम आगे की बात करें व्यंजन की, तो जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जब हम कब बोलते हैं तो उसमें अ मिलता है। अब फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, हमने बचपन से अब तक पढ़ा है कि के साथ ए क्यों आया। मान लिया के साथ ए आ भी गया, तो के एच के साथ में भी ए क्यों आया, ऐसे आगे जी के साथ में भी ए क्यों आया। इसका आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, अ को इंग्लिश में क्या लगते हैं, ए। सही है। अब इसका मतलब ये है, बिना स्वर के आप कोई व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। इतना तो कन्फर्म हो गया, क्योंकि ए लगा हुआ है, ना ही इंग्लिश में और ना ही हिंदी में। चलो एक और एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे मैं लिखा देवेंद्र, देवेंद्र VENDRA, देवेंद्र, तो और जो इसका उच्चारण करें हम उस हिसाब से, वर्णमाला के हिसाब से, तो ये तो देवेंद्रा हो गया। जैसे मैं लिखता हूँ, एक शब्द है, पहले हिंदी में लिखता हूँ कताना, ये है कताना। अब मैं इसमें लिखूँ KA, तो ये तो का हो गया, नहीं माना जाएगा। TA और NA, अब मैं इसमें क्या लगाऊँ, क्या बताऊँ, लेकिन सही अर्थ यही है। और जो मैं पढ़ना चाहूँ तो कटन हो गया, एक कतन हो गया, एक कटाना कैसे होगा। तो ये भी तो इंग्लिश में इसमें लॉजिक क्या है कि इंग्लिश से हम इतना मालूम कर सकते हैं, जहाँ कोई क्या कहते हैं अ के अलावा कोई अगर दूसरा स्वर प्रेजेंटेशन में नहीं है तो वहाँ पर ए लगाते हैं, मतलब अ लगाते हैं। कोई भी व्यंजन बिना अ के नहीं बनेगा। जैसे ही हमने बचपन में कक्का की पढ़ी थी, तो वो सिर्फ हमने व्यंजन को स्वरों से अटैच करने के लिए पढ़ा था। जैसे हम बोलते हैं ना कक्का, तो क पर अ है और का पर बड़ा आ है। की, जैसे क पर छोटी ई और की पर बड़ी ई है। उसी प्रकार हम वर्णमाला को याद इसलिए करते थे कि स्वरों का प्रभाव व्यंजनों पर कितना है। ठीक, तो मतलब व्यंजन बिना स्वर की मदद से नहीं बन सकते, और ये तो पक्का है बिना इस वाले की मदद से तो बिल्कुल नहीं बन सकते। जैसे मैंने पीछे दिखाया, यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं था, यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं था, और देखो जिसका कोई रोल नहीं उसका सबसे बड़ा रोल है हर व्यंजन के साथ में। यहाँ पर कोई नहीं, वहाँ पर वो खड़ा है। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे, बिना स्वर की मदद के व्यंजन नहीं बन सकता। आगे की बात करें, कुछ व्यंजनों में भी कुछ तरीके हैं। जैसे मैं बात हूँ स्पर्श व्यंजन की, जो स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी हमारे मुंह के शब्द को कहीं ना कहीं किसी से स्पर्श करते हैं। जैसे क वर्ग है, ये कंठ को करेगा। च वर्ग है, ये तालुब को करेगा। ट वर्ग है, ये तालुब। त वर्ग है, प वर्ग है, ये कहीं ना कहीं हमारे मुंह में कहीं ना कहीं किसी न किसी अंग को या किसी भाग को स्पर्श करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, स्पर्श व्यंजन। और ये परिवार है, ये 5 लोगों का परिवार है, का चा टा ता प, और 5 परिवारों में 5-5 लोग रह रहे हैं। ये भी याद रखोगे। याद रखना क्या है, क से लेके प तक 5 परिवार ऐसे बांट दो, 5 परिवार के 5-5 सदस्य ऐसे बांट दो, बस बात खत्म। ठीक है, अब ऐसे कहते हैं ना, पहला अक्षर दूसरा अक्षर अभी आगे जरूरत पड़ेगी। जैसे वर्णमाला का, क वर्ग का पहला अक्षर तो का है ही, पंचमा अक्षर तो ये गया, पहला अक्षर ये, पंचमा अक्षर ये, पहला ये, पंचमा अक्षर ये। पंचमा अक्षर का मतलब शॉर्ट बता दूं, ये गोला है, ये बिंदी दिख रही है आप, ये है पंचमा अक्षर। जहाँ आप अंग की बिंदी समझते हो, अंग की बिंदी ना होकर पंचमा अक्षर की बिंदी होती है, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन का मतलब ऐसे व्यंजन जो किसी भाग को भी नहीं टच कर पा रहे हैं, और भाग के को टच भी कर रहे हैं लेकिन 2-2 भागों को टच कर रहे हैं, मतलब अंदर के अंदर ही कर रहे हैं वो, तो वो होते हैं य र ल व। तो 25 ही हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, 25-4 29 हो गए। आ गया ऊष्म व्यंजन। जो ऊष्म व्यंजन है ऐसे जो संघर्ष करें, ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, जो संघर्ष करें। जैसे कहा ना स, तो इसमें कुछ संघर्ष की आवाज आई है, तो स और स और ह, तो इसमें क्या है, इन्होंने संघर्ष किया है, कहीं ना कहीं संघर्ष किया है, तो इनसे कहेंगे ऊष्म व्यंजन और संघर्ष व्यंजन। जिनके निकलते ही गर्म हवा का आभास हो उन्हें कहेंगे हम ऊष्म व्यंजन। ऐसे ही अगला है संयुक्ताक्षर व्यंजन। संयुक्ताक्षर का मतलब है कहीं ना कहीं 2 अक्षरों से या 3 अक्षरों से कोई एक अक्षर बना हुआ, 2 अक्षरों से या 3 अक्षरों से एक अक्षर बना हुआ हो। जैसे छ बना हुआ है, तो इसमें मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ KSH। के से आप क्या बनाना चाहेंगे, क, वो भी कैसा, आधा, क्योंकि इसके साथ ए नहीं है। SH है, इसमें ए नहीं, तो इसमें क्या बनाना चाहोगे, आदि सा, इसमें भी आदि का, KSH। और जो इंग्लिश में याद है
तो हिंदी के तुम्हारे ये दोनों अच्छे निकल आएंगे। के फॉर का, एस एच माने पिचिरवासा। ऐसे त्र में टी आर ए, त्र, त्र से त्र, जेड और एन कहते हैं जी वाई ए। तो यहाँ पर जी का जी वाई को कुछ मतलब याद करने के लिए ऐसा आपको याद है ना, ज और अंग को मतलब इकट्ठा करेंगे तो अंगा बनेगा। ऐसे ही संयुक्त व्यंजन में क स से छ बनता है, त और र से त्र बनता है, ज्ञ से ज और ज्ञ से अंगा से ज्ञ बनता है, और स्र बनता है एस एच आर ए। मतलब र पूरा है, स आधा है, तो हो जाएगा श्र, श्रवण जैसे लिखेंगे। तो मैंने पढ़ा, पीछे हमने देखा हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन, कुल अर्थात 44 स्वर थे। मैंने एक बात और बताई कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है, न कि 44। तो ये ऊपर के कहाँ से आए? और उससे पहले एक और, आगे बढ़ने से पहले एक और नज़र मारें, इनके स्थान और देख लें। छ का स्थान क्या है, त्र का स्थान क्या है, ग का स्थान क्या है। तो मैं छ का बताता हूँ स्थान, क के बाद छ आता है। ध्यान रखना, वर्णमाला शुद्ध वर्णमाला की बात करें तो क के बाद छ आता है और त के बाद त्र आता है। और इसकी बात करूँ अंगा की तो ज के बाद जहाज के बाद तुम्हारा ज्ञ आता है, ये है। अब आप कहोगे ये तो हमने अंत में लिखे हुए देखे हैं। अंत में हम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, तो हमको इन्हें बाद में रखना पड़ता है। अब इसके बाद तो ये सीटी वाले सा के बाद आता है स्र। तो इनके उच्चारण के हिसाब से इनका महत्व और इनकी पक्ष और इनका कच्छ, मतलब इनकी जगह कहाँ पर, तो हमने स्थान भी देखे। क के बाद छ, त के बाद त्र, ज के बाद ज्ञ। ऐसे ही स सीटी वाले स के बाद स्र। आगे की बात करें तो इनके जो मैंने कहा भाग, जहाँ पर ये अपना जमावड़ा जमाते हैं, मतलब यहाँ पर स्पर्श होता है। अब मेरे साथ आप बोल बोल के देख लेंगे, जो लाइब्रेरी में है तो आराम से बोलें, और अपने घर पर है तो ओपनली बोलें, बोल बोल कर देखें, आवाज़ निकाल निकाल कर देखें, मतलब अच्छा फील होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली ही काम में आता है और थ्योरी तो आप जल्दी ही बोल जाता है आदमी। बात करेंगे नासिक। नासिक से मतलब ये है जैसे ही बोलने पर, कुछ मैं भी बोलूँगा आप बोलेंगे, नासिक स्वर वो स्वर हैं जो नाक में कुछ जोर मालूम पड़े, ऐसा लगेगा नाक से ही आवाज़ आ रही है। जैसे अंग, मुझे ऐसा लगा ना जैसे जीभ ने गले को रोक दिया है और आवाज़ को ट्रांसफर कर दिया नाक के हिसाब से। अंग, अना, तो मतलब जो नाक के हिसाब से आवाज़ आ रही है, बोल के देख लो, अंगा, अना, ना, मा। तो जो आवाज़ वाइब्रेट कर रही है हमारे मस्तिष्क में नाक के माध्यम से, उससे हम नासिक गाएंगे। दंतमूल का बात करेंगे तो र और ल। र ल, ये र ल का मतलब है ये कहीं ना कहीं दांतों से क्या हो रहा है, टच हो रहा है। ऐसे दंत कहेंगे, देखो र ल की और कहानी दंतमूल के साथ साथ ये दांतों से ही नहीं दूसरी जगह भी टच होते हैं। दंत की बात करेंगे तो त वर्ग पूरा, जैसे त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, यहाँ तक ये त वर्ग पूरा का पूरा दांतों से। और स, इसमें भी इस पर हवा का आवाज़ स में भी आती है। और दंत व ओष्ठ की बात करें तो हुआ, बोल के देखो, ओठों की स्थिति गोल हो जाती है और अंदर से दांतों से स्पर्श होकर हवा आती है। तो दांतों से स्पर्श होती है तो द, और ओठ गोल हो गए तो ओष्ठ, तो क्या हो गया दंतोष्ठ। तो वह स्वर कैसा है, वह व्यंजन कैसा है, दंतोष्ठ है। ऐसे ही बात करेंगे ओष्ठ की, ओष्ठ है ओठों से टच करने वाले, तो ऊ, तो ये ऊ शब्द है, इसमें ओठ ही घूम रहे, हवा निकल गई, टच हुई किससे, ओठों से, बोल के देखो। और उसके बाद ओष्ठकंठ, ओष्ठकंठ की बात करेंगे तो ओ औ, तो कंठ से भी आवाज़ बनाई, ओठ घूमे, मतलब कंठ का ओठ का इसमें क्या रहा, रोल रहा, दोनों का रोल इकट्ठा रहा है तो उसे ओष्ठकंठ बोलेंगे। ठीक, आगे आए मूर्धा। मूर्धा का मतलब दांतों से जो ऊपर वाले दांतों का जो जड़ें होती हैं वो उसे बोलते हैं मूर्धा। तालव्य अलग होता है। तालव्य क्या है कि तालव्य हमारा तलवा होता है जो जीभ ऊपर जाती चिपकती है, और जो मूर्धा होता है तो मूर्धा ऊपर वाले दांतों के ऊपर वाला हिस्सा। तो ये चीज़ बोल के देखो टच वहीं हो रही या नहीं हो रही। जैसे ही मैंने बोला र, नहीं तो दांतों से लगा, नहीं तलवा में गया, तालू में गया, तो ये कहाँ गया, ऐसे ऐसे बोल लेंगे, र मूर्धा हो गया, मूर्धन्य। ट वर्ग पूरा का पूरा यहीं टच करेगा, ट कह दो, ठ कह दो, ड कह दो, धक, ये सब का सब कहाँ जाएगा, मूर्धा में जाएगा। ठीक, स, ये वाला स हमारा आया था दंत, और ये आ गया मूर्धा, मतलब हैं दोनों ही झटके वाले स। ये वाली भी दंत वर्ग वाला भी स झटके वाला है और मूर्धा वाला भी झटके वाला है। बात करेंगे तालु यानी तालव्य की, तो ई जो हमारी जीभ का बीच वाला हिस्सा कहाँ पर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी तालु पर जा रहा है। जैसे च वर्ग आएगा, च, छ, ज, कहीं ना कहीं जीभ को हमने रोक कर ऊपर को उठाना ही पड़ेगा, उसे तालु वर्ग कहेंगे। इसमें य और श,
ये भी तालु में आ जाते हैं। हम करें कंठ तालु, तो कंठ के साथ साथ तालु लगे, आवाज़ कंठ से भी, और जो जीभ है वो तालु में जाए, ऊपर तालब में जाए, तो उसे कंठ तालु कहेंगे। जैसे ए, तो जीभ भी उठी और कंठ से आवाज़ भी आई, आई, तो जीभ का भी रोल है और अंदर से कंठ का भी रोल है। बोल के देख लो एक बार। उसके बाद में लास्ट है कंठ है। कंठ का मतलब है कंठ से ही आवाज़ आए और कहीं भी टच ना करे। जैसे आ कोई चीज टच नहीं, कहाँ पर टच हुआ? कंठ में। ऐसे बोल के देंगे अंग और क वर्ग पूरा, क ख ग घ घ ये सब, और ह ये सब कैसे होंगे? कंठ होंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। वर्णों के उच्चारण स्थान की बात करें तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट लें और 2-3 बार इस पर नज़र मारें, आपको याद हो जाएगा। और नहीं याद होता है भाई दिपे, तो एक आपकी ट्रिक है, बोल बोल कर चेक कर लें। जहाँ पर जो भी भाग आपका चिपकता है या टच करता है उसी भाग का नाम तो आपको मालूम है, ओठोकोष्ठ है। ओठों के साथ पीछे जाओ दांत, दांतों से स्पर्श हवा हो या कोई जीभ तो दंतोष्ठ है। दांतों के ऊपरी भाग को मूर्धा, बीचों बीच में ऊपरी भाग तालुब्य, और उसके बाद में कंठ जानते ही हैं, नासिक के नाक से हवा आए, तो वो ये लिस्ट है। लिस्ट का स्क्रीनशॉट मारें और आप देख सकते हैं, और या स्क्रीनशॉट नहीं है तो आप यूज करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, आगे की बात करें तो दंत है, ओष्ठ है, जिब्बा, काकलव्य और तालु। आप इस पर यहाँ पर यूज करके आपको इसको अब देख सकते हैं, आपको जगह मालूम पड़ जाएगी। और देवनागरी वर्णों का उच्चारण स्थान में एक बार रिवीजन मरवा दूँ आपका, तो कंठ, कंठ में आ ये तो 2 स्वर आते हैं और 5 व्यंजन आते हैं, एक ऊष्मा आता है, एक अयोग भाव आता है, ये तो कंठ में आ गए। तालु की बात करें तो स्वर में ई आती है और व्यंजन में च वर्ग आता है, और अंतस्थ व्यंजन में य और ऊष्म व्यंजन में स आता है, अयोग भाव में नहीं आता कोई, क्योंकि अयोग भाव सिर्फ 2 ही थे, अंग और बड़ी अंग। अच्छा, मूर्धा की बात करूं तो रे आती है और उसके बाद ट वर्ग पूरा आता है मूर्धा में, जैसे बोल सकते हैं ट ठ ड ढ ड, ऐसे ही। अंतस्थ में र आता है और ऊष्म में पेचीरा वाला स आता है। दंत में बोले, देखो दंतोष्ठ अलग है, दंत में बोले तो ल के साथ लुंठ वाला ल आता है, त वर्ग पूरा आता है और ल आता है अंतस्थ में, और उसमें स आता है। ओष्ठ की बात करें तो छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों और प वर्ग पूरा आता है। ओष्ठ क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे म कहते हैं तो ओठ दोनों चिपक जाते हैं, भ कहते हैं ओठ दोनों चिपकते हैं, ब प ब कुछ भी कहेंगे ओठ चिपकेंगे। और स्वर की बात करें तो ऊ तो उसके ओठों की शेप गोल हो जाती है। अच्छा, अगला है नासिका। नासिका में क्या है, जो इसमें स्वर एक भी नहीं आता और व्यंजन में अड़ा अ एन, मतलब जिससे एन बनने की संभावना ज़्यादा बने वो तो आना ही आना है। से अड़ा 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 न, यहाँ तक तो एन है तो ये आने हैं। एम यानी म, ड और ढ, मतलब एन और डी कहीं दिखता है तो संभावना ज़्यादा नासिक की है। अच्छा, इसमें अयोग भाग की बात करें तो अयोग भाग बड़ी अंग आती है। बात करें कंठ तालु, मतलब कंठ भी हो तालु हो, तो ए ऐ जैसे हमने पीछे पढ़ा। कंठ और ओष्ठ दोनों ही मिलकर बात करें तो कंठोष्ठ कहते हैं, उसमें स्वर आते हैं 2, बड़ छोटा हो और बड़ा हो। और दंतोष्ठ की बात करें तो इसमें अंतस्थ व्यंजन आता है, वो भी वो, क्योंकि इसमें ओठ और दांत दोनों से स्पर्श होता है, वो तो दंतोष्ठ बोलेंगे। अच्छा, अगली बात करें हम तो अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में वर्ण विशेष का बहुत उच्चारण स्थान रखना होता है। अंत अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान उस वर्ग का उच्चारण स्थान और नासिका होगा। जैसे अंग में कंठ और नासिका दोनों का उपयोग होता है, अंतः इसका उच्चारण स्थान कंठ नासिका होगा। हम बात करेंगे उच्चारित दृष्टि से व्यंजनों के 8 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्शी संघर्षी, नासिक, पार्श्विक, प्रकंपित। इनकी बात करेंगे हम उच्चिष्ट और संघर्षहीन और अल्पप्राण, ठीक, महाप्राण और अनुशासिक। हम 8 प्रकार की बात करेंगे। तो हमने कहा कि उच्चारित दृष्टि से व्यंजनों को हमने 8 भागों में बांटा। तो पहला भाग हमने बांटा स्पर्शी, वो व्यंजन जिनका उच्चारण फेफड़ों से छोड़ी वाली जाने वाली हवा भाग्यंतर के किसी अवयव का स्पर्श करती है और फिर बाहर निकलती है, उसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख ग घ, ट ठ ड ढ, त थ थ ध, प भ ब भ, ये सब स्पर्शी व्यंजन है। हम बात संघर्षी की करेंगे। ये स्पर्शी का मतलब है जो छुए, कहीं ना कहीं किसी भाग को क्या करें, छुए। हम संघर्षी व्यंजन की बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 या
दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा पड़ जाए और फिर उससे हवा का घर्षण करते हुए निकलना संघर्षी व्यंजन कहलाता है। जैसे मैंने कहा श, तो स कहते ही हवा जीभ ब्याह के दोनों तरफ से निकल गई दबाव मानकर। ऐसे क्यों श, तो वो भी निकल गई। स मतलब ह कहूँ तो पूरी पूरी हवा निकली जाती है। जैसे मैं कहता हूँ ख, ज, फ, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या निकलता है, ईयर निकल जाती है हमारे मुंह की, उससे हम संघर्ष कहेंगे। और वो भी ईयर बड़ा ही मुद्दत और मुसीबतों से निकलती है। ठीक है, अब बात करेंगे स्पर्श संघर्षी। स्पर्श भी कर रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं, इन दोनों में मतलब इन दोनों का कॉमन है, स्पर्श और संघर्ष का दोनों का कॉमन, यानी स्पर्श संघर्षी। ये तीसरा भाग है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। जैसे च, खुद देखो स्पर्श तो है ही, च उसके बाद संघर्ष भी कर रहा है। च, छ, ज और झ, ये सब मेहनत के साथ साथ, छूने के साथ साथ मेहनत भी कर रहे हैं, तो उसे स्पर्श संघर्ष कहेंगे। कहेंगे नासिक की, नासिक वाले तो जिससे नाक से आवाज निकले उसे हम नासिक कहेंगे। जैसे अडा, अंगा, अणा, एन, मंग, ये सब नासिक स्वर हैं। बात करें पार्श्विक, जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूड़ों को छूता हो। मसूड़े आप मैंने बताया, जैसे अगर ऊपर वाले दांतों के ऊपर वाला जो भाग है वो मसूड़े हैं और उससे मूर्धा बोलते हैं। वायु पार्श्व आसपास से निकल जाती है, इधर उधर से निकल जाए तो उससे ल बोलते हैं, उस शब्द को हम ल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकंपित, जो कंपन ला दे। जिन शब्दों को उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़े उसे हम प्रकंपित कहते हैं, और वो शब्द अलौन बस एक ही है, वो है र। आप कोई भी वाइब्रेट मुंह से बोलना चाहें तो र के बिना बोलना संभव है ही नहीं। जिसका र नहीं उसमें कोई वाइब्रेशन है ही नहीं। ठीक, अगली बात है, ये तो हमने डायग्राम बता ही दिया। उसके बाद करें उच्चिप्त। उच्चिप्त जिनके उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके से नीचे गिरती है, ऊपर से नीचे गिरती है, वह उच्चिप्त यानी फेंका हुआ ध्वनि कहलाती है। तो उच्चिप्त का दूसरा रूप कभी भी पूछ लिया जाता है कि उच्चिप्त का दूसरा नाम क्या है, तो उसे बोलते हैं फेंका हुआ व्यंजन। तो इसमें ड ढ ऐसा लगता है कि तुरंत के तुरंत ये मेहमान में आए थे और निकाल कर फेंक दिए, ड और ढ। अगला है संघर्षहीन, 8वां। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल आती है, बिना करे धरे बिना मेहनत के बाहर निकल रही है, जैसे यह तेज भी नहीं बोल पा रहे, धीमी नहीं बोल पा रहे, यह आराम से बोल दिया। और वह, इसके उच्चारण में स्वरों से मिलता जुलता प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए इन्हें अस्वर भी कहा जाता है। आप संघर्षहीन मतलब जिन्होंने कोई अपने जीवन में संघर्ष किया ही नहीं, बिना संघर्ष के ही आप इनका काम चल रहा है, तो उसे संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट रह गया, अल्पप्राण महाप्राण और पूछा जाता है। अल्पप्राण क्या है और महाप्राण क्या है? तो अल्पप्राण के बारे में बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख्य विवर से बाहर निकलती है, कम मात्रा में, उसे अल्पप्राण कहते हैं। जैसे क वर्ग और च वर्ग का आदि मतलब क से लेके त वर्ग तक पहला, तीसरा और 5वां वर्ड, जैसे क ग ड, ऐसे च वाले में च ज झ, ऐसे ट वाले में ट ड ढ, ऐसे त वाले में त द न और प, ऐसे ब के बाद म। ऐसे जो शब्द हैं ये अलग और सभी स्वर अल्पप्राण है। बात करें महाप्राण की, तो जिन वर्णों को उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख्य विवर से बाहर निकलती है महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण जैसे ख घ छ, झ ड ढ ढ द, ध फ भ तथा स स ह ह महाप्राण है, तो ये महाप्राण कहलाएंगे। बात करेंगे अनुनासिक की, तो अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक का संयोग रहता है, उससे हम अनुनासिक ध्वनि कहते हैं। और अनुनासिक ध्वनि में अंग का सबसे बड़ा रोल है, उससे भी बड़ा रोल है बड़ी अंग के, बड़ी अंग और ई और ऊ, मतलब यहाँ पर एन है और एन ही नाक के स्वर निकलती है, उसे हम कहेंगे अनुनासिक व्यंजन। अब बात करें हम वर्ण किस प्रकार हैं अल्पप्राण महाप्राण में, तो अल्पप्राण पहला, तीसरा और 5वां क ग ढ, जो बच्चे हैं वो महाप्राण, जिनको कम समय लगे वो अल्पप्राण, और जो ज़्यादा संघर्ष करना पड़े वो महाप्राण। जैसे च छ ज, इसमें कहें च छ, इसमें ट ड ड, वो वहाँ पर ठ ठ, जो ठ ढ बचा वो बाद में। जैसे यरलम में जो बचा बीच में वो स स और ह है। हम बात करेंगे स्वर में, हमने एक रिवीजन और मारेंगे जो हमने अभी पढ़ा है, उसके बाद लगाएंगे हम टेस्ट अपना। तो स्वर की मैंने बात कही हस्व और दीर्घ की, तो हस्व कितने हैं? 4 हैं, क्योंकि पहले मैंने संख्या बता नहीं पाई। तो दीर्घ हैं 7 और 7 और 4 11, और 33 हमारे व्यंजन हैं और 4 11 स्वर हैं, टोटल हमारे 44 हैं।
बात करेंगे हम 52 गिनाने की, क्योंकि हमने तुमसे कमेंटमेंट किया है कि हम तुम्हें पूरे के पूरे हम 52 गिनाएंगे। तो 52 गिन लीजिए आप, समय आ गया है, वो घड़ी आ गई है जिसका था इंतजार। स्पर्श क से लेकर अड़ा, च से लेकर अंगा, ट से अड़ा, कुल मिला के 5 परिवार, और 5 परिवारों में 5-5 सदस्य, मतलब हमारे 25 वर्ड हो गए, प्लस 2 और जिसमें हम कहते हैं ना ड और ढ। इसका रोल क्या है? जैसे मैं कहूँ सड़क लिखो भाई, सड़क, तो सड़क ऐसे लिखी जाएगी। और मैं लिखूँ डमरू, तो डमरू ऐसे लिखा जाएगा, डमरू। क्योंकि जो बिंदी लगाई है वो बिंदी कहीं ना कहीं, जैसे कोई शब्द लिखा है, शब्द के बीचा बीच वाला जो आएगा ड, उसमें क्या लगानी पड़ेगी? बिंदी। जैसे मैं कहूँ झटके से कहीं कोई चीज़ बोलनी है, उसमें ड में बिंदी लगानी पड़ेगी। झटके से कोई चीज़ बोलनी है, उसमें ढवे के नीचे भी बिंदी लगानी पड़ेगी। तो झटके से बोलना है डमरू, तो बोलना सड़क, तो ड मालूम पड़ा कब आया कब खत्म हो गया, तो इसीलिए इसके अंदर नीचे बिंदी लगेगी। तो ये आगत शब्द हैं, तो ड और ढ। तो 25 तो हमारे 5 परिवार थे, उसके बाद में ड ढ और जोड़ दिएगा, टोटल हमारे 27 हो गए। 27 गिनते जाना, 27 ही हो गए। और उसके बाद अंतस्थ अभी हमने आपको पढ़ाया यार अलग, ये 4 वर्ड अंतस्थ हैं। उसका उसमें पढ़ाए थे हमने स और ह। उसके बाद आगत पढ़ाए थे ज और फ। उसके बाद में संयुक्त थे क्षेत्र और ज्ञ और स्र। तो ऐसे करके आपके ऐसे संयुक्त अक्षर हमने 4 बताए, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो अब गिनना शुरू करें हम। 25 और 4 29 और 4 33 और 2 35 और 2 ये वाले 37 और 4 37 और 4 आपके मेरी समझ से हो गए 41। 41 व्यंजनों की कुल संख्या हो गई। 11 पहले से हम स्वर संभाल सके हैं। 11 और 41 कितने हो गए? 52। और कोई पूछता है 52, तो आपको ये स्टार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट उसको दिखा दें कि ये है भाई 52। ठीक है। अब इसके बाद में हमारी आती है बारी क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आप लगाएंगे और क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 100 से कम तो मैं रखता ही नहीं, क्योंकि हो सकता है आपने थ्योरी ना पढ़ी हो, तो क्वेश्चन तो कम से कम पढ़ ही लोगे। उन क्वेश्चनों से ही और जो पेपर क्वेश्चन आएंगे, तो उनमें से जो एक भी याद रह गया, हो सकता है किस्मत तुम्हारी सही हो, तो उससे सीधा आ जाएगा। हिंदी की बैक टू बैक पूरी क्लासेस चलनी है आपको, और बस कंटेंट बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो 1-2 दिन का डिले हो सकता है, लेकिन कोई नहीं, आपके पास सब्सक्राइब करे होंगे तो आपके पास सूचना पहुंच जाएगी। और निश्चिंत रहें, आपके यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा होगी आने वाली 2 महीने के अंदर, उनमें सब में प्रेजेंटेशन रहेगी फुल हिंदी की आपकी। ठीक है। तो इसी के साथ में हम क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे अब। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ण किसे कहते हैं? तो सही आंसर होगा इसका, आप लगाते जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ आप 5 सेकंड लें, मैं पढ़ूँ वैसे ही आपका आंसर होना चाहिए, और मैं आपको समय दे सकता हूँ। और अपनी कॉपी जो भी है पेन नंबर डालें। और आज के क्वेश्चन रहेंगे सिर्फ 38, क्योंकि 38 क्वेश्चन के बाद ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसीलिए 38 क्वेश्चन का सिर्फ हम यहाँ पर सेशन रखेंगे। उसके बाद में बीच बीच में हम टेस्ट लगाते रहेंगे आगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि वर्ण किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, वर्ण हम ध्वनि को कहते हैं, ध्वनि का ही रूप है वर्ण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा घ, ऑप्शन नंबर घ। आप सिर्फ क्वेश्चन लगा लें, लगा के रखें स्लाइड में, क्योंकि एक स्लाइड में 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, आप टिक लगा के रखें, और आंसर तो मैं लगाऊंगा ही, और उसके कंफर्म करके अपना जांचें कि आपके कितने समझ में आया। अभी नहीं आया तो दोबारा से फिर कभी 2-3 दिन बाद फिर नंबर लगे तो फिर से इस वर्ड माला को पढ़ें और थोड़ी स्पीड बढ़ा लें। आपको इतनी, वैसे भी मैं तेज़ बोलता हूँ, जल्दी से बोलता हूँ, सोचता हूँ एक वीडियो बड़ी ना बने, फिर भी आप इसको 1.5 या जितना भी आप चाहें, जितना भी समझ सकें उस हिसाब से अपना फॉरवर्ड कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ध्वनि की लिखित रूप क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका वर्ण। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड कौन से हैं? तो सही आंसर हो जाएगा अंग और अंग है, मतलब छोटी अंग और बड़ी अंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से ह्रस्व स्वर नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ह्रस्व स्वर ई नहीं है। बाद बाकी मैं कहीं तक सही हूँ तो मुझे लगता है ख ही नहीं है, ई नहीं है, ह्रस्व स्वर नहीं है, बाद बाकी ये ह्रस्व स्वर हैं, मतलब छोटे वाले अ, ई और उ, छोटे और बड़ी ई एक दीर्घ स्वर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? तो दीर्घ का मतलब जो बड़ा नहीं हो वही है, तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ग, दीर्घ नहीं है। इसमें निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? तो दीर्घ का मतलब एक बड़ा नहीं होना, तो ये भी बड़ा, ये बड़ा है, इसका आंसर हो जाएगा क, सही आंसर हो जाएगा
क ये ह्रस्व स्वर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो होठों की स्थिति के प्रकार स्वर 2 प्रकार के होते हैं। किसी को पुकारने के लिए किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है दीर्घ स्वर, क्योंकि लंबी आवाज़ दीर्घ स्वर से ही निकलती है। अगला क्वेश्चन है, किसी को पुकारने के लिए किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है? तो वह रिपीट हो गया, तो इसका हो जाएगा प्लुप्त स्वर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए और ऐ, यानी ए और औ संयुक्त स्वर। और इनमें से क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो 10 का हो जाएगा क, यानी कि ख और ज। जैसे जफराबाद लिखते हैं, जहाँ पर जेड का उच्चारण होता है वहाँ पर ज बनेगा, यहाँ पर। और स स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 है, तो सही आंसर हो जाएगा ग, यानी संघर्षी। बड़ा ही संघर्ष करते हैं और हवा दोनों साइड से निकलती है मुंह से, उसे बोलते हैं संघर्षी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो सही आंसर हो जाएगा 12 का घोष वर्ण है ह। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन स का उच्चारण स्थान है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सही आंसर कंठ। श का नहीं, गलत। इसका हो जाएगा स का मूर्धा, मूर्धा हो जाएगा। श ऊपर वाले मसूड़ों पर आता है, तो मूर्धा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त वर्ण के अंदर, क्योंकि के, एस और एच, यही है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा छ का आता है क के बाद। मैंने बताया था ना, क के बाद छ, क से तो बना है, क और स से बना है, तो क के बाद छ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुनासिक अक्षर नहीं है इनमें से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग। ङ, त्र, न और म ये अनुनासिक शब्द नहीं है। अगली बात करें, बाद बाकी सब अनुनासिक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से निम्न में से स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा घ, पहले पांचों वर्गों के वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 8, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा यरलव। अगला क्वेश्चन है 19, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जा सकती हैं या लिखी जा सकती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ख, यानी व्यंजन, जो स्वरों के बिना ये लिखी नहीं जा सकती। हमने इसकी चर्चा की है शुरुआत में। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, इनमें से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ख और घ। सही आंसर ख और घ है। 21वां क्वेश्चन है हमारा, ज्ञ, जो ज्ञ है वो वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ये तो बहुत सिंपल है, तो इसमें होगा ज और अ के माध्यम से बना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ण के प्रथम व द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 22, इसका सही आंसर हो जाएगा ग, यानी अघोष। वर्ण के प्रथम और द्वितीय व्यंजन अघोष कहलाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से एकांत शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23 यानी एकांत और उक्रांत पूछ जाते हैं, तो 23 का इसमें हो जाएगा ख, यानी ध्वनि। एकांत यानी ध्वनि। सही आंसर क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसके सही आंसर हो जाएगा क और ख, दोनों कंठ हैं, बाद बाकी ये एक भी कंठ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, ग, ग, ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो इसका हो जाएगा अरबी और फारसी की। अब अरबी फारसी की क्यों है? क्योंकि इनके नीचे क्या लगी हुई हैं? बिंदियाँ लगी हुई हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 26वां है, इनमें से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा क, च, ट, त, ब, यानी ऑप्शन नंबर क। सही आंसर क होगा। हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से हैं? 27 का हो जाएगा ख, यानी छ, त्र और ज्ञ, तीनों के तीनों संयुक्ताक्षर हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, यानी कि अंतस्थ व्यंजनों का स्वर और व्यंजनों के बीच का है। अगला क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 29, तो स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो 29 का हो जाएगा ग, यानी ड और ढ। क्वेश्चन नंबर 30 है, च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। कौन से वर्णों को स्वर कड़ी कहा जाएगा और व्यंजन के बीच की कौन से वर्णों को और व्यंजन की स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाएगा? थोड़ा मुझ पर टाइपिंग में प्रेजेंट हो गया है। इसका मतलब ये है
कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ, मतलब सही आंसर हो जाएगा घ यानी अयोग वहाँ। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा घ, मतलब अक्रांत कहते हैं। मतलब जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसने क्या कहते हैं? अक्रांत। और अगला क्वेश्चन है, मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ड कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, यानी ट वर्ग मूर्धा से होते हैं। हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताएं। तो इसमें सबसे पहले लगाएंगे स, यानी इसका सबसे पहले लगाएंगे 1 नंबर पर स, और उसके बाद लगाएंगे ज्ञ के बाद छोटा है शब्दकोश के साथ फिर म, क्योंकि ज के बाद आता है ना, ज के बाद ज्ञ आता है, ज के बाद ज्ञ आ गया और उसके बाद आएगा म, यानी दूसरे पे लगाएंगे हम ये मिश्रण। म के बाद आता है व, तो 3 पर ये लगाएंगे और 4 नंबर पर लगाएंगे अ, यानी शिक्षक। तो 1 2 3 यानी सबसे पहले आएगा स, उसके बाद आएगा द, उसके बाद आएगा ब और फिर आएगा अ, यानी सही आंसर हो जाएगा इसका ग। ठीक है, आप फिर से लगा के देख लें एक बार। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। तो हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम यानी फिर से लगाना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले क के बाद क्या आता है? तो इसका लगाएंगे हम, सबसे पहले तो आई आ जाएगा क्योंकि ये स्वर है, सबसे पहले तो ये आएगा। उसके बाद आएगा का कबूतर और क के बाद आता है छ और फिर उसके बाद आता है व, यानी सही आंसर हो जाएगा हमारा नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, अ द स व, ये होगा सही आंसर हो जाएगा इसका ग, अ द स व। आप चेक कर सकते हैं फिर से कॉपी पर बनाकर। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, इनमें में से लुंठित वर्ड कौन सा है? तो 36 का हो जाएगा ग, यानी व, लुंठित वर्ड। तो इसका हो जाएगा र, लुंठित वर्ड ये हो जाएगा र को हम लुंठित वर्ड कहते हैं। आगे की बात करें, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। क्वेश्चन नंबर 37। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए, यानी अंजलि, अंग को, क्योंकि ये अयोग वाह है, सबसे पहले हम अंजलि लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम सी, मतलब अ के अंग के बाद अ, उसके बाद लिखेंगे हम डी, यानी क्योंकि ये बड़ा है, छोटे के साथ छोटा आना चाहिए। उसके बाद सबसे लास्ट में लिखेंगे हम आमर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, सही आंसर हो जाएगा ख आंसर। हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। तो 38वां भी हमें लगाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम क लगाएंगे क्योंकि इनमें सबसे छोटा मुझे क लग रहा है, और क भी क्यों छोटा लग रहा है, क यहाँ पर ये है लेकिन क के बाद यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर माँ है, इसलिए इससे तो ये वाला डी वाला छोटा है। तो सबसे पहले डी, उसके बाद और जो तुम्हारी इच्छा हो रही है तो ये लगा सकता हूँ क्योंकि क इसमें भी आया है ए। उसके बाद लगेंगे बी, यानी छ, इसमें क्या है अगर ना आ से बड़ी है ऊ का, तो छ से बाद में आएगा बी, आ गया बी के बाद आएगा सी, कहीं डी ए बी सी होगा, वही आंसर है। डी ए बी सी हमें मिल रहा है डी ए बी सी ग, तो सही आंसर ग हो जाएगा। तो यहीं तक हमारी क्लास रहेगी और समय भी काफ़ी क्लास बड़ी हो गई है, तो अगली क्लास आपको जल्दी ही मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कामना करते हैं आप उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम, और आप तरक्की की राह पर चलें और बुजुर्गों के साथ व्यवहार अच्छा रखें, और इस क्लास के संपन्न के साथ साथ और लाइक करें और शेयर करें, और जिसके पास सब्सक्राइब नहीं वो सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे हाथ मजबूत हों। उन मजबूत हाथों से मजबूत कंटेंट आपके लिए साझा करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।